कि यहाँ पे इंडिविजुअली या कौन कौन सी ऐसी एंटिटी है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट को। फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन है जो फॉरेक्स मार्केट को पार्टिसिपेट कर रहा है, ये देखेंगे। तो पहला नाम जो आता है वो आता है कॉमर्शियल बैंकों का। दुनिया भर के सबसे बड़े बड़े जो विश्व भर के कॉमर्शियल बैंक हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। दूसरा जो है वो, जैसे कि पहले मैं आपको बता दिया था कि सभी देशों के सेंट्रल बैंक मॉनिटर करते हैं, वो प्लेयर भी हैं। वो मॉनिटरिंग पॉलिसी तो है उनके पास, लेकिन वो खुद भी, सेंट्रल बैंक भी फॉरेक्स प्लेयर हैं। इसके बाद मल्टीनेशनल बैंक, सारे मल्टीनेशनल बैंक भी, जैसे आगे नाम बताऊंगा कौन कौन, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेक्स ब्रोकर, एनबीएफसी कंपनी, एफआई, डीआईज इंस्टीट्यूशन, हेज फंड मैनेजर, मनी मार्केट की कंपनियां, और उसके बाद आखिरी में आते हैं हम और आप जैसे रिटेलर। इतने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपको ये पता था कि फॉरेक्स मार्केट को मॉनिटर कौन करता है और फॉरेक्स मार्केट का प्लेयर कौन कौन से हैं, कौन कौन फॉरेक्स प्लेयर होता है। आपको पते की बात ये बता रहा हूं कि सिर्फ रिटेलर को छोड़ के इंडिया में भी बाकी सारे ये जो प्लेयर हैं, कॉमर्शियल बैंक, ऑल कंट्री सेंट्रल बैंक, मल्टीनेशनल कंपनी, ब्रोकर, एनबीएफसी, एफआई, डीआई, मनी मार्केट कंपनियां, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड मैनेजर, ये सबके लिए लीगल है और लीगली तरीके से ये लोग फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं, हम रिटेलर को छोड़ के। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम आते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। मॉर्गन स्टैनले, वेल फैरेगो, डच बैंक, इंडिया का सीडीबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बार्ले बार्कले, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। ये तो सिर्फ 8-9 नाम है, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं। ये कुछ बैंकों के नाम हैं। ये बैंक दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो फॉरेक्स मार्केट के ये पिलर हैं। इनके बिना फॉरेक्स मार्केट नहीं चल सकता। अगर ये ना रहे तो फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट को कमर्शियल बैंक ही चलाते हैं। और कमर्शियल बैंक के अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, वो भी अहम हिस्सा होते हैं फॉरेक्स मार्केट के। क्या आपने इन बैंकों में से किसी भी बैंक का नाम सुना था? अगर सुना था तो कमेंट में बताइए यस। और जेपी मॉर्गन कहाँ का बैंक है, उस जगह का नाम कमेंट में मुझे बताइए। अगला जो लाइन है वो है ऑल कंट्री सेंट्रल बैंक। ऑल कंट्री सेंट्रल बैंक। पहला, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है, ये फेडरल बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका सेंट्रल बैंक नहीं है, मल्टीनेशनल बैंक हो सकता है, वहां का बहुत बड़ा बैंक है अमेरिका का, लेकिन ये सेंट्रल बैंक नहीं है, ये फेडरल बैंक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही फेडरल बैंक, स्विस नेशनल बैंक, ये बैंक ऑफ जापान, ये कुछ सेंट्रल बैंक है, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक, कनाडियन सेंट्रल बैंक, सिंगापुर सेंट्रल बैंक, ऐसे नाम हैं। तो ऑल कंट्री सेंट्रल बैंक में कुछ नाम है ये, जो कि ये बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है, फेडरल बैंक है ये। तो ये सारे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं और फॉरेक्स प्लेयर भी हैं। तीसरा नंबर, मल्टीनेशनल बैंक।
कुछ नाम है हमारे पास: HSBC, सिटी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इसके बाद एबीएन एमरो बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका जो इसके पहले लिखा हुआ था वो मल्टीनेशनल बैंक है। ये बैंक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कारण ये है क्योंकि इनका बिजनेस एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। ये रीजन है जिसकी वजह से ये फॉरेक्स प्लेयर हैं। और भी नाम इसके अंदर शामिल है, हम कुछ 3 4 5 लोगों का नाम इसमें लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं। चौथा चौथा मल्टीनेशनल कंपनी। दोस्तों, वो कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं, उनका इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे भारतीय वो कंपनियां भारतीय जो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं, उनका जो इंडियन मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप का 32% पेमेंट फॉरेक्स मार्केट में लगता है। ये आपसे सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये जानकारी आपको थी कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां, जो इंडियन कंपनियां कई देशों में व्यवसाय कर रही हैं, लाइक टाटा, अडानी विल्मर, बिरला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, ये सारी देसी कंपनियां इंडिया की हैं। ये सारी इंडियन कंपनी, रिलायंस, जो भी इंडियन कंपनियां हैं जो कि एक से ज्यादा देशों में काम कर रही हैं, इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं, उनका जो भी मार्केट कैप है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनका जो भी मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप का 32% पेमेंट फॉरेक्स मार्केट में लगता है। हमने तो कुछ इंडियन कंपनी का नाम लिया, लेकिन आगे लाइन में सैमसंग, सोनी, गूगल, टोयोटा, नेस्ले, कोका कोला और बहुत सारी कंपनियां, ये सारी कंपनियां एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और जो भी जिस भी देश की हैं, मिनिमम उस देश में जो भी इनका मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप का 32% पैसा ये फॉरेक्स मार्केट में लगाती हैं। अगला, जैसे मैंने आपको बताया था, हेज फंड, गवर्नमेंट, मनी मार्केट, कॉरपोरेट्स, इंस्टीट्यूशन, एफआईडीआईज एंड रिटेलर, ये लोग भी फॉरेक्स मार्केट के प्लेयर हैं। इसमें ब्रोकर छूट गया, जैसे एसएनएक्स, एक्सम, सीएमएस प्राइम, टिकमेल, ये भी ब्रोकर भी हैं और ये एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। ब्रोकर की जब बात करें तो ये सारे ब्रोकर और इसके अलावा 75 ब्रोकर और हैं इंडिया में जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इलीगली। भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको भारत में वर्क करने के लिए बैन कर रखा है। मैं इन चारों की भी बात कर रहा हूं। इन चारों के अलावा सब मिला के 72 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये कंप्लीटली इलीगल है इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट बना के ट्रेड करना। अब बात करते हैं एसएनएक्स की। एसएनएक्स विश्व का सबसे बड़ा ब्रोकर है, 195 प्लस कंट्री में ये ऑपरेट कर रहा है। और जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि फॉरेक्स में 6.3 ट्रिलियन टू 9.5 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेली लगता है, उसमें से 2.8 टू 4.5 ट्रिलियन डॉलर का ऑर्डर एसएनएक्स के ऊपर डेली एग्जीक्यूट होता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो लगभग इंडिया की जो जीडीपी है, उतने का ऑर्डर यहाँ पे डेली एग्जीक्यूट होता है एसएनएक्स के ऊपर। और बाय टर्म्स ऑफ ऑपरेशन 195 से ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहा है। बाय टर्म्स ऑफ ट्रेडर, विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेडर हैं इसके अकाउंट पे, इसके प्लेटफॉर्म पे। तो ये जैसे इंडिया में एसबीआई है, सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं उसके, सबसे ज्यादा एटीएम है उसके, सबसे ज्यादा कस्टमर है उसके और सबसे ज्यादा एम्प्लॉई हैं उसके, उसी तरीके से एसएनएक्स एक तरीके से विश्व का सबसे बड़ा ब्रोकर है बाई टर्म्स ऑफ यूजर्स। दूसरा जो ब्रोकर है एक्सम ब्रोकर है। एक्सम ब्रोकर ऐसे कह सकते हैं कि अगर एसएनएक्स एसबीआई है तो एक्सम ब्रोकर एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक है। इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी एक्सम ब्रोकर के पास एसएनएक्स से ज्यादा पेपर हैं। लीगलिटी में एक दो पेपर, कुछ भी पेपर एसएनएक्स से ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर छिपे हुए खर्चे बहुत हैं और इसने बहुत सारा ये फीस हाइड करके रखते हैं। तो अगर आपका प्रीमियम, आपका अगर आप
पहले तो फॉरेक्स ब्रोकर ही इंडिया में बैन है, और अगर उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको एसएनएक्स पे अकाउंट बनाना चाहिए कंपेयर टू एक्सएम, क्योंकि एक्सएम में हिडन चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप सिर्फ गोल्ड लवर हैं, सिर्फ आपको गोल्ड पे ट्रेड करना होता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर हो सकता है सीएमएस प्राइम। मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए, फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म को आप ठीक से जान पाएं और जानने में आपकी मदद हो सके, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सीएमएस प्राइम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और चौथा जो ब्रोकर है वो टेकमेल है। और भी बहुत सारे हैं, आईसी मार्केट है, आईजी मार्केट है, फॉरेक्स.com है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म हैं फॉरेक्स ब्रोकिंग को लेके, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके। नेक्स्ट, ये तो मैं पहले ही कवर कर चुका हूं। एनबीएफसी कंपनी भी प्लेयर है, जैसे बजाज फिंसर्व, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कैपिटल, बिरला कैपिटल और सो मेनी जितने भी हैं। हु इज ब्रोकर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकर कौन होता है? मेरी भाषा में, इन हिंदी, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो कि ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे वो ब्रोकर कहलाती है। इन इंग्लिश, अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हु प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इज कॉल्ड ब्रोकर। सीधा सीधा एक लाइन में, कि वो कंपनी जो कि ट्रेड करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ट्रेडिंग के लिए, वो ब्रोकर कहलाती है। अब ब्रोकर है तो इसकी कुछ फीस भी ये लेगा। अब हम देखेंगे कि एक ब्रोकर किन किन तरीके का फीस चार्ज करता है। अगेन आपसे सवाल है कि अगर आप ट्रेडिंग में हो, चाहे आप 2 महीना पुराने हो, 2 दिन पुराने हो, 2 साल पुराने हो, 20 साल से काम कर रहे हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एक ब्रोकर कितने टाइप की फीस चार्ज करता है। हम देखते हैं आगे। ब्रोकर की जो फीस है वो, ये 3 फीस कोई भी ब्रोकर चार्ज करता है। पहला होता है स्प्रेड, दूसरा होता है कमीशन, और तीसरा होता है स्वैप चार्ज। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड का मीन्स होता है, यहां पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग ऑर्डर एंड सेलिंग ऑर्डर इज कॉल्ड स्प्रेड। मैं गया एक मनी एक्सचेंजर के पास, मैं चलो बैंक में गया, आईसीआई बैंक में मैं गया, और आईसीआई बैंक में मैंने बोला कि मेरे पास रुपए हैं, मैं डॉलर खरीदना चाहता हूं, मुझे बाहर जाना है। आईसीआई बैंक ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि यूएसडी वी बाई एट दिस प्राइस, यानी हम, मीन्स आईसीआई बैंक यूएसडी खरीद रहा है 85 रुपीज 35 पैसा, 85 रुपये 35 पैसे का वो खरीद रहा है। ऐसा आईसीआई पे बोर्ड लगा हुआ है, एलईडी स्क्रीन पे चल रहा है। आईसीआई बैंक में एक दूसरा बोर्ड पे लिख रहा हुआ है कि यूएसडी वी सेल एट दिस प्राइस। सेल प्राइस क्या है? 85 रुपीज 85 पैसा। मीन्स अगर हम डॉलर लेके जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज में, तो हमें 85 रुपया 35 पैसा दे रहा है बैंक। और अगर हम रुपए लेके जा रहे हैं और उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, मुझे डॉलर की जरूरत है, तो हमको आईसीआई बैंक 85 रुपीज 85 पैसे का दे रहा है, यानी पर डॉलर 50 पैसे का कमीशन वो बैंक ले रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग ऑर्डर के बीच का गैप हुआ, जिसे हम अपनी भाषा में स्प्रेड कहेंगे। दूसरा जो है वो है कमीशन। चूंकि ब्रोकर नाम है, हिंदी भाषा है दलाल, तो उसका काम ही है कमीशन लेना। ये कमीशन ही क्यों लेता है, और कमीशन के नाम पे ही लेता है, हालांकि स्प्रेड भी तो एक तरीके का कमीशन ही ले रहा है, वो एक फीस ये भी तो है। तो इस फीस को स्प्रेड नाम देता है, और दूसरी जो फीस है कमीशन, उसको वो कमीशन बोलता है। तीसरा होता है स्वैप चार्ज। फॉरेक्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि फॉरेक्स में किसी भी तरीके का एक्सपायरी नहीं होता है। तो कोई एक्स नाम का ब्रोकर है जिसने अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी, उसके प्लेटफॉर्म पे 2000 स्टूडेंट हैं, 2000 ट्रेडर हैं, 10,000 ट्रेडर हैं। 10,000 ट्रेडर ने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद उनके फेवर में मार्केट नहीं रहा, और वो मार्केट से एग्जिट नहीं हो रहे हैं, अपने जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं,
और नया ऑर्डर भी प्लेस नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ब्रोकर को क्या फायदा होगा? क्योंकि उस केस में ब्रोकर को नुकसान होगा, तो उस नुकसान को से बचने के लिए ब्रोकर ने एक चार्ज लगाया जिसका नाम है स्वैप चार्ज। स्वैप चार्ज को हम ओवरनाइट चार्ज या पार्किंग चार्ज भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना था ट्रेन से, तो मैं अपने व्हीकल से रेलवे स्टेशन तक का सफर तय किया और अपने व्हीकल को रेलवे स्टेशन के स्टैंड में जमा कर दिया। अब हमारा व्हीकल जो भी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जितनी देर तक रेलवे स्टैंड के पार्किंग में जमा रहेगा तब तक का हमको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर एक रात हमने रोका, 4 घंटे रोका, 8 घंटे रोका, तो हमें 8 घंटे का रेंट पे करना होगा। अगर हमने 2 दिन रोका अपने व्हीकल को पार्क किया रेलवे स्टैंड के पार्किंग में, तो हमें 2 दिन का चार्ज पे करना होगा। अगर हमने 30 दिन रोका, हमने 30 दिन जमा किया अपने व्हीकल को, तो हमको 30 दिन का पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा स्टैंड में। सेम उसी प्रकार जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, तो जितनी देर तक हम उस ऑर्डर को होल्ड करेंगे मार्केट में, हमें उतना स्वैप चार्ज देना पड़ेगा। स्वैप चार्ज हमें देना भी पड़ता है और स्वैप चार्ज हमको मिलता भी है। कोई ऐसी करेंसी जिसमें बहुत जिसकी वैल्यू नहीं है और वो हमारी वजह से इन्वॉल्व रहा, तो उसमें हमें उल्टा स्वैप चार्ज ब्रोकर के द्वारा मिलता है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस पेयर को हमने ले लिया और उसमें हम अपने ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो इसमें हमें स्वैप चार्ज देना पड़ता है। स्वैप चार्ज को ओवरनाइट चार्ज भी कहते हैं और ये चार्ज एएम पीएम को देखते हुए रात के 12 बजे के बाद अप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हमने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड रात के 12 बजे के पहले स्क्वायर ऑफ हो गया, तो इसमें हमें कोई स्प्रेड चार्ज नहीं देना होता है। और अगर वो रुक गया रात के 12 बजे तक, तो उसमें हमें एक स्प्रेड चार्ज पे करना होगा। आपको ये पहले से पता था कि स्वैप चार्ज क्या होता है? स्वैप चार्ज हमें मिलता भी है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए। सबसे जरूरी बात फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, सबसे जरूरी बात फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके वो है फेमा एक्ट। फेमा एक्ट का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का शॉर्ट फॉर्म है फेमा एक्ट। ये 4 पॉइंट इसमें से निकाले गए हैं जिसमें हम अगर ट्रेड करें, इसको अगर हम ध्यान दें, तो हमें किसी भी तरीके का हमारे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहला, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउ फॉर ट्रेड एंड रेमिटेंस। जो भी हम बिजनेस आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग का जो अमाउंट है, जो ट्रांजैक्शन है, उसको कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें करंट अकाउंट यूज करना चाहिए। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि विश्व